हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज लेकर के चल रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने अभी जस्ट चैप्टर कवर किया है, वो था आपका टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसका इंट्रो पार्ट वो जो है अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जैसा कि हमने उस वाले वीडियो में कहा था, उस वाले लेक्चर में, कि वर्क, पावर, एनर्जी का मैंने उसमें पूरा इंट्रोडक्शन और एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिसिस पूरे चैप्टर का करवा दिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एक एक करके वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, इन चीजों को जो है धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को अगर समझना है तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और उसके बाद जो है ये 100% गारंटी दिलाते हैं कि आपको जो है ये पूरा वर्क जो वर्क डन या वर्क जो है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने चैप्टर को मेंशन करते हैं। हमारा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर? ये हमारा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज इस लेक्चर में जो है केवल बात होगी वर्क पे। तो अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में वर्क यानी कि कार्य को समझें तो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, हमने कहा हमने तो काम किया। अब उसका रिजल्ट आए न आए, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमने काम किया, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन साइंटिफिक रीजन इसका क्या है, मतलब साइंटिस्ट जो है या एक तरह से कह सकते हैं जो साइंटिफिक इसका डेफिनेशन होगा वर्क का, वो क्या होने वाला है। देखिए, साइंटिफिक जो डेफिनेशन इसका होगा ये कहता है कि वर्क डन तभी होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को जो है क्या करे, चेंज करे। मेरी बात समझ में आई कि वर्क डन साइंटिफिकली हम तब कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया हो और वह ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करे या डिस्प्लेस करे, तब हम उसे क्या कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। उसके बाद फिर बात आएगी कि क्या वर्क डन जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो बिल्कुल वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा उसको समझेंगे, उससे पहले जो हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन या साइंटिफिक कंसेप्ट जो है वर्क डन का, उसको समझते हैं। तो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। क्लियर है? साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ, ये क्या है? अब देखिए, वर्क कब होगा, मतलब क्या वो कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या 2 या 3 जो भी कंडीशन है कि वो कंडीशन जब फॉलो हो तभी वर्क डन होगा। तो हम कह सकते हैं वर्क अकर व्हेन an object is push or pull
वर्क अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश आर पुल। कार्य तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है। अब इसके आगे समझते हैं, क्या पुश करना और पुल करना ही वर्क डन होगा? नहीं, उसके आगे ये है, अब जो है जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है, क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आया? तो लिख सकते हैं इज पुश आर पुल, यहां से लिखते हैं नीचे से, the body get displaced, देखिए, वर्क अकर when an object is push or pull, the body get displaced in the direction of applied force, in the direction of applied force। क्या ये बात समझ में आ गई? कि साइंटिफिक कंसेप्ट वर्क डन का क्या कहता है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं और वह ऑब्जेक्ट आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, अपने पोजीशन को बदलता है, तब आप वहां कह सकते हैं कि वहां वर्क हुआ है। अगर वो बॉडी अपने पोजीशन को या बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो आप वहां वर्क नहीं कर सकते हैं। वो वर्क होगा, लेकिन किस प्रकार का वर्क होगा उसे जानते हैं। दो चीजें समझ में आ गई यहाँ पे। अब एक बात यहाँ जानते हैं कि वर्क जो होता है या वर्क डन जो होता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? यानी कि एक तरह से क्या कंडीशन होने चाहिए वर्क डन के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्क डन, कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्क डन। देखिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्क डन। अब ये क्या बात हुई, यानी कि वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होंगे, यानी कि अनिवार्य होंगे एक तरह से, वो देखा जाए तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारे सामने आएगा, सबसे फर्स्ट होगा, अगर बताइए किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो क्या वह ऑब्जेक्ट या वह बॉडी डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे लिए आता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, या सीधे शब्दों में कहे तो द फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। पहली लाइन थी द फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वह एक्ट होना ही चाहिए, कार्य करना ही चाहिए या लगना ही चाहिए, ठीक है? अन्यथा किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक और कंडीशन जानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपने एक्चुअल पोजीशन को वह बदले। आपने फोर्स, जैसे सपोज कीजिए ये आपका बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, मैंने इस पे जो है मान के चलिए 10 जूल या 12 जूल 50 जूल जितने भी का वर्क डन किया, तो क्या ये व्हाइट बोर्ड अपने पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है? तो क्या होना चाहिए? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। दूसरा कंडीशन होगा द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। देखिए यहां लिखा है मस्ट बी, यानी कि होना ही चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इस कंडीशन में आपका वर्क डन नहीं होगा। अब इसके फार्मूले को समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनेगा वर्क डन का, ठीक है? अगर बात करें फार्मूले की,
फार्मूला ठीक है। फार्मूले के हेल्प से हम लोग जो है इसका यूनिट भी निकालेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो है ही लेकिन इसमें ये स्केलर है कि वेक्टर है, इस चीज को जानेंगे। तो फार्मूले को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये आपके पास एक कोई टेबल है, ठीक है। आपने क्या किया, टेबल पर एक बुक रखी गई है रेस्ट कंडीशन में, ठीक है ना, ये क्या है आपकी बुक है, ये रेस्ट कंडीशन में ऐसे बुक पड़ी। अब ये बताइए आप कि बुक पे अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो क्या बुक के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा? फोर्स लगाने का मतलब ये है कि आप जो है ये लाइन ऑफ एक्शन जो दिख रहा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन दिख रही है ऐसे, और ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे ये बुक आपका डिस्प्लेस होगा। वर्टिकली अगर इस पे ऊपर से कुछ इस तरह से फोर्स लगाया जाए तो क्या ये डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा, उसी जगह पे रहेगा। यानी कि टेबल अगर ऐसे है, इस पे आप फोर्स लगाइए तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, टेबल है, टेबल पे ये बुक रखी गई है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं कहूं कि आपने इस बुक पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या यह बुक आगे जाएगी? बिल्कुल, यहां से डिस्प्लेस होगी, यहां बुक आ जाएगी। तो बुक ने पोजीशन को अपने चेंज किया, क्या किया, बुक ने अपने पोजीशन को चेंज किया। किस तरह से, देखिए पहले ये इस पोजीशन पे थी, आपने एफ फोर्स अप्लाई किया इस पे, तो यह जो है एग्जैक्ट इसका जो पोजीशन था यहां से अब यहां आ गया। तो जरा बताइए, जो ऊपर मैंने दोनों कंडीशन लिखे थे, दोनों कंडीशन नेसेसरी लिखे थे, वो क्या थे? पहला वाला आपका था कि फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है। दूसरा मैंने लिखा था कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है। तो क्या इस केस में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है? अब इसको थोड़ा इस स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। वर्क W डन बाई अ फोर्स F on an object is equals to the product of magnitude of force and displacement of the object। तो वर्क डन जो W होगा वह किसके इक्वल होगा? वर्क डन, देखिए वर्क W डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपने यहाँ फोर्स लगाया है वह फोर्स और साथ ही साथ ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका वर्क डन। इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, या तो ठीक है यहाँ समझते हैं, W वर्क डन है आपका इज इक्वल्स टू आपने जो फोर्स लगाया वो, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है S, तो W इज इक्वल्स टू F into S, where F is equals to force and S is equals to displacement। मेरी बात समझ में आई? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S हो गया।
अब यहां से एक और चीज निकल करके आई कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। अगर वर्क डन की यूनिट लिखी जाए तो मैं बार बार बताता हूं, यूनिट जो है फॉर्मूले के हेल्प से आसानी से निकाला जा सकता है। तो यूनिट अगर वर्क डन का निकालें तो देखिए फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और ये एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो वो हो जाएगा आपका मीटर, और इसको जो है न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। और जानिए न्यूटन मीटर के अलावा वर्क डन का एक और यूनिट होता है, वो होता है आपका जूल। क्या होता है जूल होता है। अब यहां से आगे जानते हैं, और यहां तक कहानी जो है आपकी क्लियर हो गई है कि साइंटिफिक कंसेप्ट वर्क का क्या होगा, यह समझ में आ गया। कंडीशन क्या क्या होने चाहिए कि वर्क डन हो रहा है तो उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होने चाहिए, ये दोनों कंडीशन यहां ने दिखाया, और कैसे होने चाहिए एग्जाम्पल के साथ मैंने यहां समझाया। ठीक, उसके बाद इसका फार्मूला कैसे बनेगा, हमने फार्मूला भी यहां देख लिया कि वर्क W क्या है वर्क डन है, F क्या है फोर्स है, S जो है डिस्प्लेसमेंट है। फार्मूले के बाद हमने उसके यूनिट को भी निकाल लिया, और एक चीज और रह गई है, वो है आपका ये जो किस तरह की क्वांटिटी है। क्वांटिटी की अगर बात करें तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी। अब सपोज कीजिए कि अगर क्या बुक ये जो रखा हुआ हमेशा इसी डायरेक्शन में बिल्कुल इसी के अलोंग हमेशा फोर्स लगाया जा सकता है, नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो सिचुएशन आएगा कि कुछ एंगल पे जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए। जैसे ये मार्कर है आपका, अगर मैं कहूँ इस पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन से ऐसे लगाया जाए, आपने अभी तक जो है जो फार्मूला डिराइव किया मैंने वो एकदम इसके लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगाया था। और हम अब बात करेंगे कि अगर इसी ऑब्जेक्ट पे किसी एंगल से फोर्स लगाया जाए, यानी कि इस तरह से फोर्स लगाया जाए, इस तरह से फोर्स लगाया जाए, ऐसे लगाया जाए, इस तरह से, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से लगाया जाए, मींस थीटा एंगल क्रिएट करके जो है एक तरह से फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। ठीक, तो यहां एक हम लोग नया हेडिंग डालेंगे, वो होगा फार्मूला फॉर वर्क डन एट एन एंगल। फार्मूला फॉर वर्क डन एट एन एंगल, एक सेकेंड, फार्मूला फॉर वर्क डन एट एन एंगल, और उस एंगल को मैं सपोज कर लेता हूं थीटा। ठीक है, यानी कि अगर समझा जाए कुछ इस तरह से, सपोज कीजिए इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स आपने उस ऑब्जेक्ट पे कुछ इस तरह से लगाया था, ये फोर्स था, तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ, ये हो गया आपका थीटा। अभी तक आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप फोर्स बस उसी के लाइन ऑफ एक्शन में लगा रहे थे और उसी डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था। यहाँ क्या किया हमने, फोर्स को कुछ एंगल पे जो है एक्ट करवाया या अप्लाई किया। ठीक है, तो उस केस में क्या फार्मूला बनेगा, बड़ा सिंपल सा है, वो क्या हो जाएगा आपका W इज इक्वल्स टू F इंटू S कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों होगा आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब स्केलर और वेक्टर क्लास 11th में, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ थीटा क्यों लिया जाता है और डॉट के साथ साइन क्यों लिया जाता है। ठीक है, ये जो होगा आपका, ये जो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है जो भी कंपोनेंट, उसको कॉस लेते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको साइन सपोज किया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 में, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो उसमें जो ये सारी चीजें जो है पढ़ाई जाएंगी। ठीक, फिलहाल हमको अगर यहाँ ये जानना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे थीटा एंगल से फोर्स एक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए आप W इज इक्वल टू F S cos थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। अब फिर बात आएगी कि सर अभी आपने कहा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन जीरो भी हो सकता है,
तो इसके लिए क्या केस होंगे, क्या कंडीशन नेसेसरी होंगे, तो चलिए उसको भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वर्क डन जो है तीनों चीजों मतलब पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो हाँ एक हेडिंग डालिए, वर्क डन कैन either be work done can either be positive, negative, and जीरो। किस तरह से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैं इसी फार्मूले से, इसलिए मैंने इसको फार्मूले को आपको पहले ही बता दिया है, इसी फार्मूले से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि कब कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। पॉजिटिव वर्क कब कहा जाएगा, देखिए पॉजिटिव वर्क तब कहा जाएगा जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हो उसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो उस कंडीशन में थीटा आपका होता है 0 डिग्री। मतलब अगर ये सपोज कीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट था, आपने इस पर जो है इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स को इधर बनाइए, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी या एस कहिए, वो जो है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ। दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या थे, सेम थे। तो उस समय थीटा इज इक्वल टू कितना बना, 0 डिग्री बना। अब मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को यहाँ लाऊंगा ताकि ताकि क्या कीजिए वर्क डन निकाला जाए। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री की वैल्यू होती है n, तो F इंटू एस, W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ एस। तो देखिए जो वर्क डन आया क्या वो निगेटिव आया है, नहीं, पॉजिटिव वे में आया। देखिए ये पॉजिटिव में है, तो W इज इक्वल टू एफ एस आ गया। अब बात करते हैं निगेटिव की कि कैसे निगेटिव होगा। दूसरा निगेटिव की अगर बात करें, निगेटिव वर्क, तो उसके लिए केस क्या होगा, आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क डन। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा आपका 180 डिग्री का बनेगा। कैसे 180 डिग्री, मतलब अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इस केस में अगर यहाँ से वर्क डन निकाला जाए तो हमें पता है W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री, और ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहाँ कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो माइनस एफ इंटू एस आ गया। क्या यहाँ आपको दिखा कि किस तरह से वर्क डन आपका निगेटिव हो रहा है, ठीक, निगेटिव भी समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ अब पॉजिटिव तो समझ गए, निगेटिव भी समझ गए, जीरो कैसे होगा, तो सिंपल है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन को चेंज ही ना करे, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पे, मान लीजिए मेरा हाथ ये टेबल और ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे 90 डिग्री पे इस पे फोर्स लगाया, तो क्या 90 डिग्री फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मींस अगर थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों कंपोनेंट है, अगर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। तो तीसरा जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका जीरो वर्क डन। जीरो वर्क कब कहेंगे, जब जीरो वर्क कब कहेंगे, सपोज कीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट पे कुछ इस डायरेक्शन में, अगर मैं कह दूं इधर से नीचे से ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है,
या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो अगर हो ही नहीं रहा है, तो अगर ये फोर्स है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये आपने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया, तो जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल जहाँ था वहीं रहेगा। यानी कि ये जो कंपोनेंट था डिस्प्लेसमेंट का और ये जो फोर्स का कंपोनेंट था, दोनों के बीच जो थीटा बना वो कितना का 90 डिग्री का बना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फार्मूले पे इसको रखें तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। चूंकि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो W इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गई बात। किस तरह से जो है वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब बात करें एग्जांपल की, किस तरह से जो ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो रहा है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, पॉजिटिव जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाया आपने उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर गई, तो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। अगर निगेटिव वर्क डन की बात करें तो देखते हैं आप, इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं सीधे। निगेटिव का अगर मैं बात करूं, दूसरा नंबर निगेटिव का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स वो निगेटिव वर्क डन करता है। कैसे? आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट में जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस सरफेस से रब होता है और रब होकर के उसको क्या करता है, रेजिस्ट करने का कोशिश करता है, यानी कि रोकने का कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो है एक तरह का यहाँ निगेटिव वर्क डन हो जाता है। और बात करें जीरो वर्क डन की, तो जीरो वर्क डन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें आप ग्रेविटी भी ले सकते हैं, निगेटिव वाले में आप ग्रेविटी को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। अगर बात करें जीरो वर्क डन की, तो देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे जो कूली होते हैं किस तरह से अपने सर पे जो है कैरी, जो लोड होता है लेकर के चलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कोई भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बैग उनके सर पे रहता है, नीचे वेट जो है mg, ऊपर रिएक्शन फोर्स r। उस समय थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है और इस वजह से वह वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के फार्मूले के हेल्प से। तो ये था पूरा जो है वर्क डन का कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी हमने समझाया, क्या क्या कंडीशन उसके लिए नेसेसरी हैं, किस फार्मूले पे वर्क करता है और किस तरह से जो है एंगल के थ्रू जो है आप लोग वर्क डन निकालेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वर्क कॉन्सेप्ट पे लेक्चर। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसी तरह से जो है एनर्जी को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से इन्फिनिटी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लास्ट तक देखकर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।